हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैविंग द जेनरिक कैरेक्टर ऑफ टी बिल्स बट आर इशूड फॉर मैच्योरिटीज लेस देन 91 डेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो सिमिलर है, जेनरिक कैरेक्टर का मतलब हो गया कि ये जो सिमिलर है टी बिल्स के, बट इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो अप टू 91 डेज का होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल का जो टेन्योर होता है वो अप टू 91 डेज तक के लिए होता है। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था कि अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करना है, शॉर्ट टर्म की मतलब कि अगर उन्हें अप टू 91 डेज तक के लिए फंड रेज करना है, देन दे कैन इशू कैश मैनेजमेंट बिल। बट अगर उन्हें अबव 91 डेज के लिए फंड रेज करना है, देन दे विल इशू टी बिल्स। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर तक के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आते हैं। तो टी बिल भी अप टू 1 ईयर का है और ये जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये अप टू 91 डेज का है। तो ये अगर बात करें विद इन 1 ईयर के अंडर ही आ रहा है तो ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं टी बिल्स के बारे में कि टी बिल्स से और कैश मैनेजमेंट बिल के क्या सिमिलर कैरेक्टर है। तो देख लेते हैं टी बिल्स। टी बिल्स का फुल फॉर्म है ट्रेजरी बिल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है, भारत सरकार की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है। अब सिक्योरिटीज क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये क्या है? बॉन्ड्स हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या करती है, मार्केट से फंड रेज करने के लिए बॉन्ड इश्यू करती है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, यानी फंड की आवश्यकता होती है। तो दे इशू अ बॉन्ड टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे जो बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है दैट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जी सेक। इसे अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें हम शॉर्ट में जी सेक के नाम से भी जानते हैं। आई होप क्लियर है। और ये लो रिस्क सिक्योरिटीज होती है। लो रिस्क क्यों होती है? क्योंकि अगर आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज पे। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी लाइफ में रिस्क कम करना है। वैसे ही लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम करना होता है तो दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कैश मैनेजमेंट बिल भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, टी बिल्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ये सिमिलर हो गया। दूसरा यहाँ पे सिमिलर पॉइंट ये है कि टी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ये दोनों ही जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड विच आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। यानी ये जो बॉन्ड होते हैं इनमें आपको जो ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो वो डिस्काउंट में करते हो, मतलब डिस्काउंट रेट पे करते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बॉन्ड है, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, उन्होंने बोला कि हम ये 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। 10% डिस्काउंट में इशू का मतलब ये है कि आपको ये बॉन्ड 90,000 का मिल जाएगा। ठीक है ना, 90,000 का ये बॉन्ड मिल जाएगा। और ये बॉन्ड जो है वो 91 डेज का है। मान लो 91 डेज का बॉन्ड है। 91 के लिए आप 91 डेज के लिए आपका पैसा लॉक हो गया। अब जब 91 डेज पूरे होते हैं तो 91 डेज पूरे हो गए यानी मैच्योरिटी टाइम आ गया। तो मैच्योर जो होगी जो ये बॉन्ड ये 1 लाख पे होगा, यानी 91 डेज बाद आपको 1 लाख मिल जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा कि ये डिस्काउंट में इशू हो रहा है एंड रिडीम्ड एट पार। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड इशू किया, आपने 90,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए, ये बॉन्ड ले लिया। जब टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये वापस कर दिया और आपको कितने मिल गए? 1 लाख रुपए मिल गए। तो जैसे क्या होता है कि जिन बॉन्ड्स पे, जैसे एफडी है, एफडी भी एक तरीके का बॉन्ड है जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उन्होंने बोला 10% हम आपको देंगे, तो आपको 1 लाख पे 10% मिलेगा। ठीक है? तो जहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट बॉन्ड आर नोन एज कूपन बॉन्ड। क्लियर? एंड इन the bond which are issued at discount and redeemed at par, that bond are known as zero coupon bond.
सो कैश मैनेजमेंट बिल एंड ट्रेजरी बिल बोथ आर जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये दो मेजर सिमिलरिटी हैं इन दोनों बॉन्ड्स में। तो दो तरीका टी-बिल्स का इशू करने का होता है मार्केट में, वही तरीका कैश मैनेजमेंट बिल का होता है मार्केट में इशू करने का। जनरली इन दोनों ही बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैंक्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए या एनबीएफसीज हो गए, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो टी-बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल हैं, ये दोनों ही आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इन्हें इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, और इन्वेस्टमेंट जनरली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी करते हैं। आई होप ये सारे के सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? हिंदी में अगर बात करें मनी मार्केट को मुद्रा बाजार बोलते हैं, मुद्रा बाजार। तो कमर्शियल पेपर, हाँ है, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कई बार हमने हमारे पिछले सेशन में भी हमने कई बार कमर्शियल पेपर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है। कॉल मनी मार्केट, ये भी मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल, ये भी मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है, यानी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मुद्रा बाजार की अगर बात करें, मनी मार्केट की अगर हम बात करें, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर के लिए, अप टू 1 ईयर के लिए लेंडर लैंड करता है एंड बोरोवर बोरो करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये क्या है कि ये लेंडर हो गई, सॉरी ये बोरोवर हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो गई? बोरोवर हो गई, जिसे पैसा चाहिए है, ठीक है। और जो पैसा दे रहा है, यानी जो इनकी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, तो ये लेंडर हो गया। तो जो ये फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट में दो लोगों की जो फाइनेंशियल नीड्स है, एक लेंडर की फाइनेंशियल नीड है, एक बोरोवर की फाइनेंशियल नीड है। बोरोवर चाह रहा है उसे पैसा मिल जाए, और लेंडर चाह रहा है कि वो एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दे जहां से उसे रिटर्न मिले। तो लेंडर और बोरोवर दोनों ही कहां पर मीट होते हैं? दोनों ही शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में यहाँ पर अपना जो उद्देश्य है उसे कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरोइंग का। क्लियर? तो कमर्शियल पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये भी अप टू 1 ईयर तक का होता है, मिनिमम 7 डेज का होता है और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर का होता है। इसे जो इशू करते हैं वो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो वो ये एक तरीके की ये भी बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर ही बॉन्ड्स है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये मिनिमम 7 डेज का होता है, मैक्सिमम ये भी अप टू 1 ईयर का होता है। और इसे कौन इशू करता है? इसे जनरली बैंक इशू करता है। जो इशू कर रहा होता है वो बोरोवर होता है, ठीक है, और जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है वो लेंडर होता है। कॉल मनी में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो, अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन चाहिए, एक क्वेश्चन आता भी है, इफ एनी बैंक वांट टू टेक लोन फ्रॉम अनदर बैंक फॉर 1 डे, एक दिन के लिए अगर किसी बैंक को लोन चाहिए, सो दे टेक लोन अंडर अ कॉल मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल के बारे में अभी हमने देखा ही, ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। एक्चुअली इशू आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। और क्या इसमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है? रेपो मार्केट भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बाकी हमने सारे के सारे देख लिए। कमर्शियल बिल मार्केट भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये और एडिशनल है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। अगला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिंडिकेट बैंक? सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है मणिपाल में। अब नहीं रहा क्योंकि अब सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। आपने सुना होगा अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। किस पर मर्ज हो गया? कौन से बैंक में मर्ज हो गया? आई होप आप सबको पता होगा कि जो सिंडिकेट बैंक है वो मर्ज हुआ है कैनरा बैंक में। तो अब सिंडिकेट बैंक नहीं रहा, अब ये मर्ज हो गया कैनरा बैंक में। और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन, ठीक है। सिंडिकेट बैंक वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मेजर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज फाउंडेड बाय TMA पाई, उपेंद्र पाई एंड वमन कुड़वा। At the time of establishment, the bank was known as Canara Industrial Banking Syndicate Limited. तो ये इसके इतिहास के बारे में बताया कि किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? कैनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड। The bank, along with 13 major commercial banks of India, was nationalized on 19 July 1969. बैंक, ये जो सिंडिकेट बैंक है कि 13 और कमर्शियल बैंक के साथ 19 जुलाई 1969 में ये इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था।
राष्ट्रीयकरण का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर ले लिया था। पहले ये एज अ प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। द बैंक इज हेडक्वार्टर इन द यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ मणिपाल में इसका हेडक्वार्टर था। बट ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैंक मर्ज इनटू कैनरा बैंक। ठीक है, अगला सवाल। Who among the following act as a central counterparty for all transaction in government securities by interposing itself between two counterparties? तो इसका सही जवाब क्या? इसका सही जवाब है CCIL। CCIL का फुल फॉर्म है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अगर हम देखें तो इसकी स्थापना सन 2001 में आरबीआई ने करी थी। आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता। तो इसका काम क्या है? जैसे मैंने बताया कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में सिक्योरिटी इशू करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो इशू करता है, इसको अगर हम बात करें, जो एक तरीके के जो CCIL है वो एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहा है, एज अ काउंटर पार्टी के तरीके काम कर रहा है। एज अ काउंटर हम बोल सकते हैं, काउंटर ठीक, एज अ काउंटर पार्टी के तरीके काम कर रहा है। अभी काउंटर पार्टी क्या करता है? काउंटर पार्टी क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज है वो आरबीआई से लेगा और बैंक्स को दे देगा। ठीक है ना? तो अगर बैंक्स को परचेज करना है तो काउंटर पार्टी से परचेज करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर सेल करना है तो वो काउंटर पार्टी को सेल करता है। क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे एक माध्यम की तरीके, एक इंटरमीडिएरी, एक इंटरमीडिएटरी की तरीके CCIL काम कर रहा है, जो इन दोनों की जो नीड्स है उन्हें कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था आरबीआई ने सन 2001 में। आई होप ये क्लियर होगा। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बिल्कुल ये एक्ट सही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये भी सही है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 ये भी सही है। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 ये भी सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत ही भारत में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक 1982 में। ठीक है, 1982 में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक की स्थापना मुंबई में की गई थी इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये जनरली जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जो भारत में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। फिर है सिडबी एक्ट 1992। तो ये गलत है, क्योंकि सिडबी का जो एक्ट है वो 1990 में बना था। सिडबी की स्थापना भी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ठीक है, तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई अगर हम देखें स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, इसका कार्य क्या? ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है। और डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं? डेवलपमेंट बैंक कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं ये बैंकों को लोन प्रोवाइड करते हैं और बैंक अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट बैंक है ये पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हुए बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो पर्टिकुलर सेक्टर जो फोकस है वो किस पर है? वो MSME पर है। MSME को फंडिंग करने के लिए, MSME को लोन प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग। बैंक के पास लघु उद्योग के जो कस्टमर्स है वो लोन लेने आते हैं और बैंक किससे लोन लेता है? सिडबी से लोन लेता है और इन्हें लोन देता है। ठीक है ना? तो जनरली MSME को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता भी है कि इसका हेडक्वार्टर का है, तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए सिडबी से रिगार्डिंग। अगला सवाल, डैश रिफर टू सेंट्रल बैंक बाइंग और सेलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, thus इन्फ्लुएंसिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो यहां पे बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक यानी हमारा आरबीआई क्या करता है? परचेस यानी बाइंग करता है, परचेस करता है एंड सेल करता है। इसकी क्या परचेज और सेल कर रहा है? ये जो परचेज और सेल कर रहा है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल कर रहा है। ठीक है ना? कहां पर? ओपन मार्केट में। ठीक है,
तो ओपन मार्केट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं तो मैंने बताया भी था इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस मैकेनिज्म को यूज करती है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। यहां पे लिखा भी है कि टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। तो परचेज क्यों करता है? परचेज करता है मार्केट में मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। अगर मार्केट में मनी के सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करता है? परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किससे? जो बैंक्स होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनसे क्या करता है? परचेज करता है और मार्केट में और इन्हें क्या कर देता है? फंडिंग कर देता है। और जब बैंक में फंड पहुंचते हैं तो बैंकों के थ्रू मार्केट में फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर मार्केट में फंड ज्यादा है, जो फंड्स हैं वो मार्केट में एक्सेस में है, तो मार्केट में फंड्स को अगर कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज सेल कर देता है। जब वो सेल कर देता है तो आरबीआई यहाँ पर मार्केट में से फंड को खींच लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज बैंकों को दी जाती है और बैंक इस पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि अगर मार्केट में लोन देंगे तो वहां पे रिस्क है, अगर हम अपना जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे, ठीक है ना, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा और हमारा पैसा भी सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग का जो परफॉर्मेंस किया जाता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैंकिंग अम्यूजमेंट वॉज सेटअप इन यूके। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो बैंकिंग अम्यूजमेंट की यहाँ पे जो बात हुई थी सबसे पहले वो 1993 में यूके में की गई थी। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। बैंकिंग अम्यूजमेंट की अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है? बैंकिंग अम्यूजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर किसी भी इंडिविजुअल को बैंकिंग सर्विसेज से अगर प्रॉब्लम है सो दे कैन विजिट टू अ बैंकिंग अम्यूजमेंट, तो वो बैंकिंग अम्यूजमेंट जा सकते हैं। बैंकिंग अम्यूजमेंट का मतलब कि बैंकिंग लोकपाल, एक तरीके की अदालत है कि अगर किसी भी बैंकिंग कस्टमर को कोई भी बैंकिंग सर्विसेज से अगर प्रॉब्लम है, ग्रीवियांस है, तो वो अपनी कंप्लेन कहां कर सकता है? बैंकिंग अम्यूजमेंट में कर सकता है और वहां पे एक्शन लिया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द बैंकिंग अम्यूजमेंट स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि बैंकिंग अम्यूजमेंट को किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया। तो बैंकिंग अम्यूजमेंट को सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत डिफाइन किया गया बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। 1995 में इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फिर बाद में इसमें बैंकिंग अम्यूजमेंट में और भी अमेंडमेंट हुए इस एक्ट में, और फिर बाद में से सन 2006 में अमेंड फिर से किया गया था। ठीक है, तो बैंकिंग अम्यूजमेंट 2006 भी हम बोलते हैं। एट प्रेजेंट द टेन्योर ऑफ बैंकिंग अम्यूजमेंट इज 5 ईयर। तो 5 ईयर टेन्योर नहीं है, बैंकिंग अम्यूजमेंट का जो टेन्योर होता है, जो ऑफिसर होता है, जो यहाँ पर सुनवाई कर रहा होता है, जो बैंक की बात भी सुन रहा होता है और कस्टमर की बात भी सुन रहा होता है, और फिर डिसीजन मेकिंग करता है कि जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुई है उनको सॉल्व करने के लिए एक बैंकिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना, अम्यूजमेंट अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो अपॉइंट किया जाता है 3 साल के लिए किया जाता है, फॉर 3 ईयर्स, नॉट फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पे अगर बात करें कि 2 स्टेटमेंट सही है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओनली A एंड B। आई होप ये क्लियर होगा कि बैंकिंग अम्यूजमेंट में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर कंप्लेन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बैंकिंग ऑफिसर है वो आपसे पुराने नोट नहीं ले रहा है, वो आपकी लोन एप्लीकेशन पास नहीं कर रहा है, या वो आपके ऊपर जो ब्याज है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज है जिसके थ्रू अगर बात करें कई बार कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दे कैन कंप्लेन टू बैंकिंग अम्यूजमेंट। तो पहले क्या होता है, पहले तो आपको अगर कोई भी बैंकिंग सर्विसेज से प्रॉब्लम है तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को विद इन 30 डेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अगर उसने जो भी आपको अगर बात करें आपने अपनी कंप्लेन करी और जो भी उसने अपना आंसर दिया उससे जब आप सेटिस्फाई नहीं हो तब आप कहाँ जाते हो? बैंकिंग अम्यूजमेंट में जाते हो। क्लियर है? और मान लो बैंकिंग अम्यूजमेंट के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो लास्ट आप कहाँ पे जाओगे? लास्ट आप जाओगे डेप्यूटी गवर्नर। तो लास्ट जो बेंच है बैंकिंग कंप्लेन की, तो लास्ट जो बेंच है वो कहाँ पर है? डेप्यूटी गवर्नर ऑफिस। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार पेपर में। क्लियर है? अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैंकिंग कोर्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया
is an independent and an autonomous watchdog that protects consumer of banking services. तो सन 2006 में ही अगर हम बात करें, आरबीआई ने बीसीएसबीआई की स्थापना करी थी, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है. बीसीबीएस वॉज स्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एसएस तारापुरा कमेटी. तो ये भी सही है. तो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है कि कंज्यूमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी अगर बात करें एक तरीके से कि बैंकों के ऊपर एक मैंडेटरी एक स्टैंडर्ड फॉलो करने को बोलता है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, आपको अपने कस्टमर्स को इन स्टैंडर्ड्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, ठीक है ना. तो जिससे कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो बैंकिंग जो चैनल्स रन हो रहे हैं, बैंकिंग जो बॉडीज रन होती है, वो इसके स्टैंडर्ड्स पे रन होती हैं. क्लियर है. तो ये एक बैंकिंग बैंकिंग कोर्स या बैंकिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये वही होता है, रूल्स एंड गाइडलाइंस. तो इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को बैंकों को फॉलो करना होता है कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना. अगर कोई कंप्लेन है, कंप्लेन को नहीं सुनता है कस्टमर की, कंप्लेन को सुनने के लिए बैंकिंग अम्यूजमेंट है, बट कोई प्रॉब्लम ना हो या इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का सही यूज करके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए ये बैंकों को गाइडलाइन या दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है. क्लियर है. तो इसके जो सारे स्टेटमेंट है वो सही है. अगला, डैश इज चार्ज एज परसेंटेज वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नॉट एज अ स्पेसिफिक रेट पर यूनिट एंड इट्स टिपिकली इम्पोज एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन. इसके इस स्टेटमेंट का मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स है जो परसेंटेज के बेसिस पे लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, लिखा ना परसेंटेज वैल्यू, बट नॉट एज अ स्पेसिफिक रेट. स्पेसिफिक रेट पे नहीं लगाया जाता. एक होता है परसेंटेज रेट, एक होता है स्पेसिफिक रेट. स्पेसिफिक रेट कैसा होता है कि मान लो आपने 100 किलो राइस ली, 100 किलो राइस आपने मान लो एक्सपोर्ट करी या इंपोर्ट करी, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा, मान लो 100 किलो पे उन्होंने बोला कि हम 100 किलो पे जो टैक्स लेंगे वो आपसे लेंगे 10,000 रुपए हमारा क्या होगा, टैक्स होगा. तो एक फिक्स कर दिया. तो यानी अगर बात करें 200 किलो अगर राइस होगी तो कितना हो जाएगा टैक्स, 20,000. तो यूनिट की बेसिस पे जो टैक्स को फिक्स किया जाता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट. और परसेंटेज की बेसिस पे मान लो बोल रहे कि 100 kg राइस पे हम आपसे जो टैक्स लेंगे वो लेंगे 30%. तो जो परसेंटेज की बेसिस पे टैक्स लग रहा होता है किसी वस्तु पे, किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे, दैट इज नोन एज एड वैलोरम टैक्स. ठीक है ना. एड वैलोरम टैक्स बोला जाता है. जनरली ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं उस पे लगता है, और किसी भी गुड्स पे जहां परसेंटेज लग रहा होता है दैट इज नोन एज एड वैलोरम टैक्स. जैसे सेल टैक्स है या और वैट है, ये एड वैलोरम की कैटेगरी में ही आ जाते हैं. तो एड वैलोरम का मतलब ही होता है परसेंटेज. तो ये अगर बात करें परसेंटेज की बेसिस पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज एड वैलोरम टैक्स. क्लियर है. जनरली ये जो टैक्स कहां पे लगते हैं मैंने बताया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगते हैं. अगला, Dash is defined as the Article 112 of the Constitution, which requires the government to represent to Parliament a statement of estimated receipt and expenditure in respect of every financial year. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सी अगर हम बात करें ऑप्शन है जो आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया. आर्टिकल 112 में जो डिफाइन किया गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया. मैंने कई बार अपने सेशन में बताया हुआ है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने होते हैं. हमसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि जो बजट है वो कौन से आर्टिकल में आता है. तो बजट हमारा आर्टिकल 112 में आता है. और बजट को हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बजट को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से किया गया, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसका उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में. तो बजट को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. तो ये आर्टिकल पता होना चाहिए. साथ में आपको ये जो बाकी के फंड्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए. जैसे कंटिजेंसी फंड है, इसे हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं कि अगर कंट्री में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो तुरंत के तुरंत जब पैसा चाहिए होता है तो इसमें से निकाला जाता है. तो ये आर्टिकल 267 में है. और जो भी गवर्नमेंट का टैक्स के थ्रू कलेक्शन हो रहा होता है वो सारा का सारा पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है. जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सारा पैसा इसमें जाता है. और ये आर्टिकल 266A में है.
क्लियर है। फिर एक आता है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है, किससे बोरो कर रही है? पब्लिक से। कैसे बोरो कर रही है? जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटी इश्यू करती है, और भी बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे आपने किसान विकास पत्र के बारे में सुना होगा, या आपने प्रोविडेंट फंड पीएफ के बारे में तो सबने सुना होगा कि जब हमारी सैलरी में से पीएफ जो कट रहा होता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा होता है। गवर्नमेंट के कौन से अकाउंट में जा रहा होता है? वो पब्लिक अकाउंट फंड में जा रहा होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ब्याज सहित आपको पैसा लौटा देती है। तो ये आर्टिकल 266 बी में है, ये आर्टिकल 266 बी में। तो ये 266 ए, ये 266 बी है। तो ये आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।